बेटा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा आई एम श्योर अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे, तसल्ली से इसका रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो बेटा आपके 90+ % कहीं नहीं गए। तो चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ही है। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करेंगे। पहला जो चैप्टर आपका आने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जहां से बेटा हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए। क्या है वो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कारण लिखिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। क्या है? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? राइट द रीजन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर बताइए एक एक उदाहरण सहित, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद वन एग्जांपल ईच। बेटा केमिस्ट्री में ना एग्जांपल्स का ही सारा खेल है, ध्यान रखना। अगर केमिस्ट्री में एग्जांपल्स आपको आते हैं अच्छे से, रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करना आता है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये चैप्टर तो पूरा रिएक्शन बेस्ड है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। ये बेटा आपको कुछ कथन लिखे हुए हैं, साथ में स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, इनको क्या करना है आपको? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। अब इनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। ये कुछ जो पॉइंटर्स दिए बेटा, ये कुछ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमने मुश्किल से सिलेक्ट किया है आपके लिए, तो बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। अब क्या है नेक्स्ट? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को आपको क्या करना है? इनको फॉर्मूला तो बेस पुट करना ही है, फॉर्मूला के साथ साथ रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। ठीक है, रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। बेटा ये देखो यहाँ पे क्या खेल है ना, अगर रिएक्शन को बैलेंस करते आता है तो 0% चांस है एक भी मार्क्स कटने का। रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते हो, वो हाफ 1 2 3 नंबर कट ही जाते हैं। तो रिएक्शन की फॉर्मूला, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसको बैलेंस करने का तरीका, ये आपको आना ही आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को एक एक संतुलित रासायनिक समीकरण सहित समझाइए, यानी एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ईच विथ वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब देखो हर एक रिएक्शन को पूछा गया है, मतलब लगभग 4 नंबर का सवाल बनता है। अब हर एक के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, रिएक्शन करते आना चाहिए, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन डिफरेंस के फॉर्म में पूछ लिया जाए आपसे, घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है इन चारों में से कोई 2 टाइप की रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों यानी संक्षारण एवं विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। उसके बाद एक्सप्लेन द एग्जांपल्स द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट बेटा, हो सकता है इस पे केवल आपको डिफाइन करने को भी आ जाए, तो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियोजन अभिक्रिया के विभिन्न प्रकारों यानी ऊष्मीय, विद्युत अपघटनी, प्रकाश अपघटनी को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। क्या पूछा गया? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो अकेली भी आ सकती है, लेकिन इसके टाइप्स भी पूछे गए हैं बेटा। देखो टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक विद वन एग्जाम्पल ईच। जितने भी अभी तक केमिस्ट्री के प्रश्न देखे ना, एग्जाम्पल बेटा कहीं पीछा नहीं छोड़ रहे, तो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। रिएक्शन बेटा बार बार कह रही हूँ, रिएक्शंस, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशन दिए, क्या करना है? बैलेंस करना है बेटा। देखो चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रियाएं है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं तो रसायन पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस करते आना चाहिए और उनको बैलेंस करते आना चाहिए। यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चैप्टर में बेटा। इतनी तैयारी कर लो केमिस्ट्री में, फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है केमिस्ट्री के। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस या पेंट क्यों लगाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर समझाइए, यानी व्हाई डू वी अप्लाई ग्रीस और पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। अवक्षेपण अभिक्रिया को अभिक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण सहित लिखिए। क्या है? व्हाट इज अ
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट वन एग्जाम्पल। हर टाइप की रिएक्शन के एग्जाम्पल और बेटा उसको बैलेंस करना, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखना। ये कुछ है बेटा हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न। अब आ जाते हैं बेटा हमारी प्यारी न्यारी सबसे ज्यादा चैप्टर लाने वाली बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी के बेटा कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जान लेते हैं। जीव विज्ञान की बात करूंगी जो कि मैं ही आपको पढ़ाती हूँ, है ना, और मैं ही आपके सोल्यूशन लेके भी आऊंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 11वें प्रश्न की। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित अंतर लिखिए। क्या है? What are autotrophic and heterotrophic nutrition? Write the differences between them with suitable example. स्वपोषी और विषमपोषी में अगर अंतर पता है, दोनों के एग्जाम्पल पता है तो बहुत अच्छे से आप लिख दोगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा इसके लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम बताइए। यानी राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले बताया है कि जो समीकरण है फोटोसिंथेसिस वाला जो भी इक्वेशन है वो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एंड नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। याद है वो सूरज वाला, वो पेड़ वाला डायग्राम है ना, बस क्या आ रहा है, वहां से सनलाइट आ रही है, फिर वहां पे एनर्जी चेंज हो रही है ना, केमिकल एनर्जी बन रही है, फिर वहां से क्या चीज रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, क्या बन रहा है, मिनरल्स कहाँ से यूज हो रहे हैं, सनलाइट कहाँ से यूज हो रही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है दोहरे परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन की आवश्यकता क्यों है। वाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमंस। हार्ट से क्वेश्चन आया बेटा, ह्यूमन हार्ट से, मानव हृदय वाला प्रश्न है, पता होना चाहिए डबल सर्कुलेशन के बारे में। फिर एक और हृदय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन के तैयार हो जाता है, सितारा लगा देती हूँ बड़ा सा, ध्यान रखना। क्या प्रश्न है बेटा? प्रश्न है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखो एक चीज बता दी तुम्हें, बायोलॉजी की बात करें और डायग्राम की बात करें तो ऐसा तो है नहीं दोनों कभी अलग हो जाए, बट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन बताया उसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो बनाना है, साथ ही साथ एक खिचड़ी आपको नहीं पकानी। अगर आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना रहे हो कि कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, एक बात ध्यान रखना कि डायग्राम पेंसिल से ही बनेगा और लेबलिंग सारी राइट साइड में ही होंगी, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि कचरा ना हो, दूर दूर लेबल करके आना है, पेंसिल से बनाना है, बहुत डार्क पेंसिल नहीं चलानी वरना कॉपी गंदी लगती है। अच्छा रिप्रेजेंट करोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर लिखने वाला। रक्त एवं लसिका के बीच में अंतर लिखना है, धमनी एवं शिरा के बीच में अंतर लिखना है, यानी राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। और सेकंड क्वेश्चन है आर्टरी एंड वेन, इनके बीच में आपको अंतर बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए तथा पादपों में वहन तंत्र के घटक एवं जल खनिज लवणों का वहन समझाइए। यानी राइट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा एक तो आधा टुकड़ा यहीं पे तैयार हो जाता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में अंतर बताना है। नेक्स्ट इज एंड एक्सप्लेन द components of the transport system in plants and the transport of water and minerals। कि बेटा आपने जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर तो बता दी, अब ये भी बताना है कि जल का, खनिज का, भोजन का मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा दिया, उसके अंदर नेफ्रॉन की संरचना समझा दी, नेफ्रॉन का डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा, बायो के सबसे ज्यादा प्रश्न है क्योंकि बायो में 3 चैप्टर आ भी तो रहे हैं ना, केमिस्ट्री फिजिक्स। केमिस्ट्री में 1 चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में 3 आ रहे हैं, तो इन तीनों के हिसाब से बेटा प्रश्न बने। श्वसन को परिभाषित कीजिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, यानी डिफाइन रेस्पिरेशन, डेफिनेशन आती है बेटा 1 नंबर की। फिर राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे करके बेटा ये प्रश्न आपको बन जाता है 3 नंबर का, ठीक है। हो सकता है अलग अलग पूछ ले जाए, हो सकता है कंबाइन करके पूछ ले जाए, तो हमको बिल्कुल हर तरफ से रेडी रहना है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रमुख अंगों के कार्य लिखिए, यानी ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत जरूरी है। एंड राइट द फंक्शंस ऑफ इट्स मेजर ऑर्गन्स, ठीक है बच्चे। चलो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा 4 मार्क्स का, कर लेते हैं कलर चेंज। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, हमारे आमाशय यानी स्टमक में HCl की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है हमारे स्टमक के अंदर, वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पादपों में अनुवर्तन गति क्या है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन को उपयुक्त उदाहरण
उदाहरण सहित समझाइए। यानी व्हाट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, एक नंबर का बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। बेटा जिन बच्चों ने लेक्चर ध्यान से देखा होगा, वन शॉट ध्यान से देखा होगा, बैकलॉग पे हथौड़ा सीरीज जो आई होगी वो ध्यान से देखी होगी, तो हमने इन सब की तैयारी कर ली थी, वन शॉट में सब कुछ पढ़ लिया था। एक बार अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके देख सकता है, रिविजन कर सकते हैं। और बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रेडी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स? साइनेप्स याद आ रहा है किसी को? सिनेप्स, साइनेप्स वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। बेटा ये डायग्राम तो याद होगा सबको, ये डायग्राम याद है, न्यूरॉन वाला डायग्राम। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम न्यूरॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है। तो बेटा न्यूरॉन हमारे ब्रेन में आता है और नेफ्रॉन हमारी किडनी में आती है, ठीक है, ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क की संरचना का साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के दो उदाहरण लिखिए। यानी ड्रॉ लेबर स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड राइट टू एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको अंतर भी पता है ना रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में, तो भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे। फिर क्या है बेटा, प्लांट से भी क्वेश्चन ले लेते हैं दो चार। पादप हार्मोन क्या है, या ऑक्सिन और जिब्रेलिन के कार्य लिखिए। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, राइट द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। बेटा इनके दो फंक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, हमने भी आपको डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है, तो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आएंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे अक्सर हार्मोन्स के नाम भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन के कार्य लिखिए। देखो हार्मोन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे एक्ट करता है और उसके से क्या प्रभाव पड़ता है, ये पता होना चाहिए। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन पता होना चाहिए। एंड इंसुलिन क्या है, कहाँ पाया जाता है। नेम द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन यानी गोइटर जो रोग है किसकी कमी से होता है। इंसुलिन का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लूकोज का क्या प्रभाव पड़ता है, डायबिटीज क्या है, शुगर क्या है, ये बेटा अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए तथा मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क का रेयर है लेकिन पूछा जा सकता है, तो हम तो बेटा आपको हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे, ठीक है। राइट 3 फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है, तंत्रिका आवेग सिनैप्स से किस प्रकार संचरित होता है। मेरुरज्जु के कार्य लिखिए। यानी हाउ इज अ नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ साइनेप्स। राइट द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन बेटा जरूरी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कैसे कनेक्ट होता है। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट इकोसिस्टम वाले चैप्टर पे। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। अपघटकों का क्या रोल होता है बेटा, ये अच्छे से आना चाहिए आपको। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो। What will happen if all the organisms of a trophic level are eliminated। अगर हम किसी एक पोषी स्तर को, जैसे घास है, ठीक है, घास को खा रहा है बेटा हिरन, डियर को खा रहा है लायन, अगर इसमें से हम किसी एक को हटा दें, किसी एक को एलिमिनेट कर दें, तो क्या असर पड़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर आप थोड़ा सोचोगे भी तो बढ़िया आप आंसर लिख के आ पाओगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, साइंस में साइंस के टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी मेंशन 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन आता है बेटा, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, प्लास्टिक पन्नी, ये जो भी प्लास्टिक थर्माकोल होता है ना, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता हमारे एनवायरनमेंट से, और क्या करता है बेटा, प्रदूषण फैलाता है। अच्छे से रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पारितंत्र किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज इकोसिस्टम। अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, गिव एनी 2 एग्जांपल। बेटा 2 क्वेश्चन बता चुकी हूं मैं, इसके ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है तभी बता रही हूँ आपको। उसके बाद
व्हाट इज ओजोन? अब इसका भी बेटा इक्वेशन आना चाहिए आपको। ओजोन क्या है, ओजोन बनती कैसे है? राइट, टू मेन कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन लेयर है क्या? पहली बात तो ओजोन परत के क्षरण के दो मुख्य कारण लिखिए। चलो अब आ जाते हैं बेटा फिजिक्स पे, बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में बेटा हमारे दो चैप्टर आने वाले हैं, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के दो नियम लिखिए, यानी राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ लेना, दोनों समझ लेना, स्पेलिंग में गलती मत होने देना। लेंस की क्षमता और आवर्धन को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स को समझो, उसके बाद ये आंसर लिख के आना है। अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग एग्जाम्पल, उदाहरण सब पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मिरर के साथ साथ लेंस भी, ठीक है। परिभाषित कीजिए, क्या परिभाषित करना है? वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इनको डिफाइन करके आना है। डिफाइन कर देना बेटा बढ़िया से, नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। नेक्स्ट प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। डायरेक्ट प्रश्न है बेटा, लेकिन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो अब क्या है, गोली दर्पण क्या है ना, स्फेरिकल मिरर के बारे में क्वेश्चन है। इसके प्रकार लिखिए। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, राइट्स इट टाइप्स। टाइप से प्रश्न आता है बेटा। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के इस्तेमाल, दोनों के जो भी जहां पे यूज होता है, ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? क्या होता है? व्हाई इज द डेंजर सिग्नल लाइट रेड इन कलर? डेंजर सिग्नल जो होता है वो लाल कलर का क्यों अपीयर होता है, वो क्यों होता है लाल? इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आसमान नीला देखने की बजाय काला क्यों दिखाई देता है? ये भी रीजन वाला प्रश्न है बेटा, फिजिक्स रीजन के साथ काम कर रहा है बेटा भी, ठीक है। Why does the sky appears dark instead of blue to an astronaut? फिर नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्या है? कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करें। What is the color dispersion? Describe the process of dispersion of white light by a glass prism. प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है बेटा, उसी पे प्रश्न है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहली बात है ना, जबकि ग्रह नहीं, जो ग्रह होते हैं वो नहीं टिमटिमाते, जो प्लैनेट्स है वो नहीं टिमटिमा रहे, लेकिन तारे टिमटिमा रहे। उचित कारण के साथ समझाइए बेटा। देखो फिजिक्स इज फुल ऑफ रीजंस, सारे लगभग रीजन वाले प्रश्न है, ध्यान रखना। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल whereas planets do not explain with a suitable reason? फिर नेक्स्ट प्रश्न है आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए, यानी ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिज्म वाला देख लेना, फोकल लेंथ वाला देख लेना, ये वाला डायग्राम देख लेना, सब जरूरी है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को उनके कारणों और सुधार के उपायों के साथ समझा, यानी एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विथ कॉजेस एंड करेक्शन। कैसे होता है, पहली बात तो कॉज, और कैसे उसको ठीक किया जाता है, करेक्शन, इन दोनों को समझाना है, ठीक है। अब है किरण आरेख यानी रे डायग्राम का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दर्शाइए जब वस्तु को रखा गया है। किन किन पॉइंट्स पे? फोकस F पर, वक्रता केंद्र C पर, और F और P के बीच में, यानी यूजिंग अ रे डायग्राम। रे डायग्राम का यूज करके क्या समझाना है आपको? शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा होना चाहिए, कहां कहां रखा है, मतलब कंडीशन दी है एट द फोकस P। अगर F पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी? अगर एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर C यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी? बिटवीन F फोकल लेंथ और हमारे P के बीच में अगर रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि क्या है, समझाएं कि सामान्य मानव आंख किसी वस्तु को तब स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती जब वह आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हो, यानी व्हाट आर नियर विजन एंड फार विजन। देखो बेटा यहाँ डिफरेंस बन गया, नियर विजन क्या है, फार विजन क्या है। एक्सप्लेन व्हाई अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियर
when it is placed closer than 25 सेंटीमीटर from the eye। क्यों नहीं देख पाती बेटा? कुछ तो रीजन होगा। फिजिक्स में तो रीजन वाले प्रश्न आ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वाले, इक्वेशन वाले, बैलेंसिंग वाले, यही प्रश्न आ रहे थे। ठीक है, मानव आंख का नामांकित चित्र बनाइए। देखो फिजिक्स में भी थोड़ी बायो है बेटा यहाँ पे, है ना। चित्र बनाएं और उसके प्रत्येक भाग के कार्य पर चर्चा करें। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड डिस्कस फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ह्यूमन आई का डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस उसके सारे पार्ट्स और उसके सारे पार्ट्स के फंक्शन भी बहुत ही जरूरी है बेटा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, मस्त तरीके से तैयारी करनी है। अब आ जाते हैं लास्ट फाइनल 50 प्रश्न पे, 50 प्रश्न पे। 4.0 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 15.0 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। यानी an object of size 4.0 centimeter is placed 25.0 centimeter from a concave mirror of focal length 15.0 centimeter, at which distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? Find the nature and size of image। बेटा आ गया न्यूमेरिकल। सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल की स्पेलिंग सही तो लिखूं मैम? न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए क्या पता होना चाहिए? सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला को कैसे पुट करना है वो आना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या करना है? पॉइंट वाइज इसका प्रोसेस को अच्छे से लिखना है, सॉल्व करके आना है। अगर आपको ऐसा होता है कि फॉर्मूला के लिए याद है तो वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रोसेस के तो मार्क्स मिलेंगे, तो कहीं भी अटकना नहीं है, कोई भी प्रश्न बेटा छोड़कर नहीं आना है। और हाँ, ये जो पीडीएफ है, ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ है, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, इसकी बच्चों को चाहिए होगी मैम पीडीएफ, है ना। तो बेटा हमारे एप्लीकेशन को जो आपको ऐसा कराउजल दिखेगा, उसको आप खोलोगे तो फ्रंट पेज पे आपको क्वार्टरली पीडीएफ का एक सेक्शन दिखेगा, जहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? पीडीएफ देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। अब देखो, एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से, जो भी बच्चे इन क्वेश्चन को देख चुके हैं, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो बेटा। प्रैक्टिस में कोई कमी मत आने दो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है पहली बात एग्जाम में। अभी तो मैंने क्वेश्चन दे दिए, आपका क्या काम है एग्जाम में? पहले बढ़िया से क्वेश्चंस को देख लो, समझ लो कि किसमें कितना लिख के आना है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले, है ना, जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं पहले तो उनको सॉल्व करके आना है, और जो नहीं आते हैं ना उनको थोड़े बाद में उठाना है। अच्छे से आने वाले प्रश्नों को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। पेपर में बहुत ज्यादा भर के नहीं आना है, जितने मार्क्स से आपका पूछा गया प्रश्न बस उतना ही आपको जवाब लिखना है, कचरा नहीं करना पेपर में। डायग्राम अच्छे से बनाना है, लेबल करना है, रिएक्शन को अच्छे से लिखना है पेपर में बेटा, बिल्कुल काटा पीटी मत करना। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है। बाकी आपने प्रश्न पढ़ लिए, समझ लिए, तो मेरी गारंटी है 90+ % आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलो बेटा, अब मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। मस्त तरीके से तैयारी करो, एकदम एग्जाम में फोड़ के आओ। फिर मिलते हैं बेटा एग्जाम के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।